वेरिएबल्स पे। ठीक है, तो दो वेरिएबल पे पढ़ना है लीनियर इक्वेशन, और दो वेरिएबल पे पढ़ना है साथ ही साथ। यहाँ पे एक इक्वेशन था 9 में, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, पेयर ऑफ इक्वेशन रहेगा। मतलब तुमको दो इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों को सॉल्व करना होता है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स पे, दो वेरिएबल्स पे। तो इसका जनरल फॉर्म बताओ कोई। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a1 नॉट इक्वल टू 0 होगा, b1 भी नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, एंड साथ ही साथ a1 b1 a2 b2 c1 c2 ये सब का सब क्या रहेगा, बिलोंग्स टू रियल। क्लियर। ठीक है, एक पॉइंट नोट करके लिख लो, आज से थियरी है इस पे कि कभी भी a1 का स्क्वायर और b1 का स्क्वायर करोगे तो ये 0 के बराबर कभी भी नहीं मिलेगा। उसी तरीके से a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर ये भी नॉट इक्वल टू 0 रहता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। लिखिए। यस यस सर। देख लो कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 10 एंड 4x प्लस, या यहाँ पे माइनस ही हम ले लेते हैं 3y इक्वल्स टू 7। कभी भी a1 b1 को ऐड करोगे तो 0 के बराबर मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, a1 का स्क्वायर और b1 का स्क्वायर या a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर कभी भी ऐड करोगे तो 0 के बराबर वो नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन। तो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है बताओ। पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन किसको बोलेंगे। सॉल्यूशन तो सुनते आ रहे हो बहुत दिन से, सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी बताओ। जो एक्स एंड वाई को सेटिस्फाई करते। एक्स और वाई का वैसा वैल्यू जो हम इक्वेशन में पुट करें तो एलएचएस आरएचएस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे इसमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़े थे, वैसे यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है एक्स और वाई का वैसा वैल्यू जिसको हम उस पार्टिकुलर इक्वेशन में पुट करें तो एलएचएस आरएचएस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अरे जैसे इसी इक्वेशन में एक्स और वाई का वैल्यू निकालो, जैसे ही तुम एक्स का वैल्यू 0 रखा तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/2 मिलेगा। बताओ इस इक्वेशन के लिए। यस और जैसे ही y का वैल्यू 0 मिलेगा तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 10/7। तो अब एक एक करके इक्वेशन पुट करो, एक बार 0 और 5/2 पुट करो, तो 7 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 5/2, तो ये 2 2 जा 4 और इधर 10 है तो इधर 10 आ गया। 10 और 10 सेटिस्फाई हुआ, एलएचएस आरएचएस इक्वल हुआ। यस सर। तो सॉल्यूशन इसी को कहते हैं कि एक्स और वाई का वैसा वैल्यू जो क्या करे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी इक्वेशन एलएचएस में जो दे रखा है और आरएचएस जो है वो इक्वल होता चला जाए। तो यहाँ पे एक इक्वेशन था, अभी हमको पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो एक्स और वाई का एक ही वैल्यू होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये नहीं कि एक को सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरा को नहीं कर रहा है, तो वो
सॉल्यूशन नहीं कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आया? यस यस सर। सर। तो हम यस सर। जैसे एक एग्जांपल ले लें, 2x plus y equals to 7 and 3x plus 2y equals to 12। एक पेयर ऑफ इक्वेशन है, पेयर ऑफ इक्वेशन है, तुमको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट x equals to 2 and y equals to 3 are solution of। देखो, पेयर ऑफ इक्वेशन को ना हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो फिर बताओ। x -5 and y 70। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं ये दोनों है कि नहीं है? यस सर है। दोनों है, Yes, दोनों sir. इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये क्या कहला जाएगा? ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहला जाएगा। जैसे x का वैल्यू 2 पुट करेगा, y का वैल्यू 3 पुट करेगा, तो 2 इंटू 2 प्लस 4, सॉरी 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 7 मिल जाएगा। इसमें तो कर गया। इस वाले में यहाँ पे 3 इंटू 2 6 एंड 2 इंटू 3 6, 12 हो गया। तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, वो क्या कहला जाएगा? सिस्टम, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? किसी को डाउट स्टिल में तो बताओ, किसी को भी? ठीक है, नेक्स्ट आता है, ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे इन सब पे। ग्राफ ऑफ, पहले एक सिंगल इक्वेशन के लिए बताना तुम लोग। ग्राफ ऑफ अ लीनियर ऑफ इक्वेशन कैसा होता था? मतलब उसका क्या फॉर्म रहता था? जैसे क्वाड्रेटिक का पैराबोलिक होता था, इस तरीके से। उसी तरीके से लीनियर इक्वेशन का कैसा ग्राफ बनता है? Straight. स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। लाइन। एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, और ये ग्राफ ड्रॉ करने आता है ना सबको? जैसे Yes, sir. क्या करना होता है, तो ये इसी तरीके से टेबल बना करके, जैसे इस इक्वेशन के लिए तो एक कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? 0,5/2, और दूसरा कोऑर्डिनेट 10/7, 0। क्लियर है? तो ग्राफ ड्रॉ करने आता है, क्लास 9th में भी बताया गया था, पढ़े ही होगे 9th में। Yes, sir. यस ठीक है, सर आता। और हमेशा हम ये बोले थे 9th में कि 0 0 लेकर चलने। यहाँ पे 0 नहीं लेना, क्योंकि इसमें 5/2 आ गया, तो यहाँ पे x का वैल्यू चेंज करके देखते चलना। ठीक है, कोशिश हमेशा रखना कि जब भी ग्राफ का कोऑर्डिनेट निकले तो एक प्रॉपर नंबर निकल करके आए, फ्रैक्शन वगैरह में मत निकल करके आए, नहीं तो फ्रैक्शन ढूंढने में दिक्कत करेगा। होगा कि नहीं दिक्कत फ्रैक्शन ढूंढने में ग्राफ पेपर पे? 5/2 Yes, तो sir. 5/2 तो मिल जाएगा, 2.5 है, लेकिन 10/7 कहाँ पे ढूंढोगे ग्राफ में? तो हमेशा x और y का वैल्यू ऐसा रखना कि एक प्रॉपर नंबर मिल करके आए। तो ग्राफ अभी इसमें पढ़ाना है, बट हम अभी सब कुछ रिवाइज कराते चल रहे। तो इसके लिए x और y का कोऑर्डिनेट ढूंढो जो बहुत अच्छा सा मिले। 0 से तो काम नहीं चलेगा। 1 पुट करें x के जगह पे तो भी काम नहीं चलेगा। 2 पुट करें तो, हाँ, अब x के जगह पे जैसे ही 2 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 14 प्लस, -1. ठीक है, तो 4y इक्वल्स टू -4, तो y का -1 मिल गया ना। तो एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2,
-1। तो तुम हमेशा कोशिश यही करना कि जो भी कोऑर्डिनेट निकल करके आए वो फ्रैक्शन में ना रहे, प्रॉपर एक नंबर की तरह मिले, चाहे पॉजिटिव रहे या फिर नेगेटिव रहे। तो हमेशा ऐसा ही कोऑर्डिनेट ढूंढा करना। ये सब काम ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ाएंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वहां पे जरूरत पड़ेगा इन सब चीज का। ठीक है, तो ये चीज को दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि 10/7 ढूंढना ग्राफ पेपर पे बहुत मुश्किल काम है। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन लिख लो। एक इक्वेशन है तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो उसी तरीके से ग्राफ ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कितना स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा इसमें? इसमें 2 दो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, और ग्राफ बनाने का वही तरीका है जो तुमने 9th में सीखा था। क्लियर? कुछ पूछना है अभी यहाँ तक किसी को? तो पूछ लो। नो सर। चलो ठीक है, तो अब फिर से हम देखो इसी इक्वेशन पे आते हैं। तुम इस इक्वेशन के लिए एक्स और वाई का कितना वैल्यू निकाल सकते हो? एक वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 10 वैल्यू या इनफाइनाइट वैल्यू, कितना निकल सकता है? इनफिनाइट वैल्यू। इन्फिनाइट। इनफाइनाइट वैल्यू निकलता है। ठीक है, तो कभी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, नॉट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो उसका हमेशा कितना सॉल्यूशन होता है? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसको याद रखना। एक इक्वेशन का, एक लीनियर इक्वेशन का हमेशा कितना सॉल्यूशन होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन इनफिनाइट। होता है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो हम लिख दे रहे हैं, उतारते चलो इन सबको। a system of इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम शॉर्ट टर्म यूज करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जगह हम सिर्फ सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे। तो a system of इक्वेशन कैन हैव, एक सॉल्यूशन भी मिल सकता है एक्स और वाई का। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी मिल सकता है, एज वेल एज नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन का आइदर एक्स और वाई का सिर्फ एक वैल्यू निकल के आएगा, या तो एक्स और वाई का बहुत सारा वैल्यू निकल करके आएगा, या कोई कोई पेयर ऑफ इक्वेशन ऐसा मिलेगा या सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऐसा मिलेगा जिसमें एक्स और वाई का वैल्यू ही ना निकले। तो उसके लिए कंडीशंस होते हैं, कब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, कब नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो उसको लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? यूनिक यस सॉल्यूशन सर। कहने का मतलब यस सर। एक्स और वाई का सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, इनफाइनाइट में बहुत सारा निकल के आएगा, नो सॉल्यूशन में एक भी ना निकल करके आएगा। चलो आगे देखते हैं, कब कब यूनिक मिलेगा, कब कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, कब कब नो सॉल्यूशन मिलेगा। स्कूल में हो रखा नहीं चैप्टर? नहीं हुआ है? यस। चलो ठीक है, हो रखा है, रिवाइज हो जाएगा। सॉल्यूशन के कंडीशन, और ये याद होना चाहिए सबको। यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। तो एक पेयर ऑफ इक्वेशन जैसे है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है? जब a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 रहे। ठीक है, सब एग्जांपल देंगे। मेनी सॉल्यूशन कब? जब a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 एज वेल एज इक्वल टू c1 बाय c2।
एंड नो सोल्यूशन कब मिलेगा? जब a1 बाई a2 इक्वल होगा b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल किसके हो जाएगा? b1 बाई c2 के। तो इस केस में कितना सोल्यूशन? नो सोल्यूशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x plus 4y equals to 6 and 7x plus 8y equals to 4। तो बताओ इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन मिलेगा? a1 कितना है इसमें? a1 कितना है? a2 7 7, b1 4 and b2 8। तो a1 बाई a2 कितना हो जाएगा? 2/7 होगा। yes, एंड b1 बाई b2 कितना हो जाएगा? 1/2 1/2। तो क्या a1 बाई a2 हो गया ना नॉट इक्वल टू b1 बाई b2? yes sir तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन? तो सिर्फ और सिर्फ one, ठीक है। उसी तरीके से अब हम इक्वेशन चेंज करके ऐसा लिख दें, फोर एक्स प्लस 8y इक्वल्स टू 4। तो अब इसमें बताओ, तो इसमें दिख रहा होगा a1 बाई a2 कितना हो गया? 1/2, no solution b1 बाई b2 भी 1/2, लेकिन c1 बाई c2 कितना हो गया? 3/2 3/2। यानी a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल किसके है? c1 बाई c2 के। तो ये कंडीशन किसके लिए होता था? तो solution no, नो सोल्यूशन के लिए। तो ये सब तुमको याद करना होगा कंडीशन एनी हाउ। तो सिस्टम इक्वेशन देख करके तुमको बताना होगा किसके यूनिक सोल्यूशन होंगे, किसके नो सोल्यूशन होंगे। अब जैसे इसी इक्वेशन को हम ऐसा फिर से लिखते हैं, 2x प्लस 4y इक्वल टू 6, 4x प्लस 8y इक्वल टू 12। देखो तो a1 बाई a2 1/2 infinite solution है ना? हाँ, b1 बाई b2 भी 1/2 एंड c1 बाई c2 भी 1/2। यानी a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो उस केस में कितने सॉल्यूशन? मेनी सॉल्यूशन बोलो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलो। ठीक है, आया सबको समझ में कैसे चेक करना है? yes sir कंडीशन याद हो जाना चाहिए सबको, नहीं तो फिर इस चैप्टर पे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। अभी धीरे धीरे सब कराते चलेंगे। तो ऐसे चेक करना आता है कंडीशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब कुछ टर्म्स यूज किया जाता है। एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। किसी को पता है इसके बारे में? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कुछ सुना है? हाँ ना, बता दिया करो यार। no sir नहीं सुने हो? ठीक है। एक होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है? तो अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, a system of equation which have at least one solution। at least कितना solution? one solution one solution। तो वैसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन मिल जाए। कम से कम कितना सॉल्यूशन? एक सॉल्यूशन। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, मतलब उसका मिनिमम होने का फिक्स हो गया, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, या इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है? वैसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी मिले, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन।
तो क्या ये दोनों कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन का पार्ट होगा? यस सर। बोलो, होगा या नहीं होगा? यस सर। होगा। आ रहा है सबको समझ में? यस सर। ठीक है। फिर आता है इनकंसिस्टेंट, तो जिसका एक भी सॉल्यूशन ना हो। तो अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच है नो एनी सॉल्यूशन, जिसका एक भी सॉल्यूशन ना हो, उसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो ये क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन वाला, ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। लिख रहा है ना ये सब या नहीं लिख रहे हो? लिख रहे हैं सर। देख रहे हैं। लिखते जाओ, बस बताते चलना इसमें जो भी टर्म्स में दिक्कत होगा। इसलिए हम हर जगह हैशटैग यूज कर दे रहे हैं। तो किसी पार्टिकुलर टॉपिक में किसी को भी दिक्कत आएगा, पूछ लेना, यहाँ सर ये चीज फिर से बताइए, ये फिर से बताइए। ठीक है, कहीं दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। नो सर, ठीक है। चलो, तो उसी तरीके से ये क्या कहला जाएगा? ये किसका पार्ट हो जाएगा? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। ये इनकंसिस्टेंट का हो जाएगा। यस सर। ठीक है। और सबसे आखिरी वाला इसका कितना आया था? इसका मेन ही सोल्यूशन आया था ना। यस सर। ये भी क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ग्राफ के बारे में डिटेल्स में जानो यहाँ पे। जैसे जब नाइन्थ में हम लोग ड्रॉ करते थे एक इक्वेशन का, तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाता था। तो अभी दो इक्वेशन है, तो दो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब दो स्ट्रेट लाइन का क्या क्या कंडीशन हो सकता है? आइदर कहीं एक पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक है, या दोनों क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए, कहीं पे भी ना मिले, या एक लाइन आया और दूसरा भी इसके ऊपर ही आ जाए। इसके अलावा कोई कंडीशन हो सकता है तो बताओ, दो स्ट्रेट लाइन का। होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। दो इक्वेशन है, यानी दो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, तो इन्हीं तीन कंडीशन में से किसी एक पे जाएगा। आइदर दोनों इक्वेशन का ग्राफ क्या हो, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाए। आइदर दोनों का इक्वेशन का ग्राफ क्या हो जाए? पैरेलल। दोनों इक्वेशन को जब तुम ग्राफ पे ये ड्रॉ कर रहे हो, तो दोनों क्या हो जाए? पैरेलल चलता चला जाए। या फिर दोनों इक्वेशन के ग्राफ को जब तुमने ड्रॉ किया, तो क्या हो जाए? एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाए। तो कब क्या होगा उसके बारे में जानना। ठीक है, तो सबसे पहला, जब ग्राफ इंटरसेक्ट करे, ग्राफ में जब पढ़ाएंगे तो हम ड्रॉ करना बताएंगे। ठीक है, जब ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा हो, क्या कर रहा हो? दोनों लाइन, ग्राफ नहीं, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा हो। ठीक है, तो जब इंटरसेक्ट करता है तो क्या ये किसका ग्राफ होता है? यूनिक सॉल्यूशन का। ठीक है, जब ग्राफ ये जब दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए, नो सॉल्यूशन। तो ये होता है नो सॉल्यूशन का। और जब एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट रहे या ओवरलैप कर जाए, तो ये किसके लिए हो जाता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन को। इसको क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं इसको? कोइंसिडेंट लाइन। ग्राफ में बहुत डिटेल्स में बताएंगे कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, बट ये सब कंडीशन आना चाहिए। तो ये किसके लिए होता है? मिनी सॉल्यूशन।
कोई दिक्कत? नो सर। ग्राफ में सब डिटेल्स में पढ़ेंगे, ड्रॉ करना कैसे ड्रॉ किया जाता है, नहीं किया जाता है। चलो तो एक और ये बार समझा दीजिए ना ग्राफ। ग्राफ देखो, हम ये बोले थे, यहाँ पे देखो कि जब 9th में जो तुम पढ़े थे, एक इक्वेशन रहता था तो एक स्ट्रेट लाइन बनता था। यस सर। अभी अभी कितने इक्वेशन के बारे में हम लोग को करना है? 2 इक्वेशन के बारे में करना है ना। यस सर। तो 2 स्ट्रेट लाइन बनेगा, दोनों इक्वेशन का अलग अलग स्ट्रेट लाइन बनेगा। यस तो 2 स्ट्रेट लाइन का 3 कंडीशन होता है। जैसे तुम एक लाइन ये ड्रॉ किया, एक लाइन ऐसा ड्रॉ करेगा, सर। एक पॉसिबल डायग्राम ये होगा 2 स्ट्रेट लाइन का। या Yes, तुम sir. बोलेगा दोनों इंटरसेक्ट ही ना करे, पैरेलल निकलता जाए। जैसे रेलवे लाइन होता है, क्या कभी इंटरसेक्ट करता है? क्या वो नहीं करता है। ठीक है, तो आइदर इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, या फिर दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो जाए, या फिर एक के ऊपर एक आ जाए। एक आ जाए। ठीक है, तो वही हम कंडीशन बताए कि जब इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या हो रहा है? जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब उस पेयर ऑफ इक्वेशन, उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा? यूनिट। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब दोनों लाइन पैरेलल निकल जाए, जब तुम उसको ड्रॉ करके देखोगे और देखे कि कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं किया, पैरेलल निकल गया, तो उस केस में No कितना solution. सॉल्यूशन मिलेगा? No नो सॉल्यूशन। और जब दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे या कोइंसिडेंट हो जाए, तो कितना सॉल्यूशन मिलेगा? Infinite. मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन याद होना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. चलो तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं हम, इन सब बेस्ड। पहले कुछ टर्म और रह गया है, वो देखो। आज सिर्फ थियरी है इस पे। एक होता है होमोजीनियस होमोजीनियस इक्वेशन या होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कोई बताएगा इसके बारे में? नहीं, चलो देखो। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जैसे हम एक इक्वेशन लिखे 2x + 3y = 0, एंड दूसरा इक्वेशन लिखे 4x + 4y = 0। तो कांस्टेंट टर्म क्या है दोनों का? जीरो। कांस्टेंट टर्म समझ में आता है ना? जो जैसे कांस्टेंट टर्म 4x + 2y + 7 है, या 4x + 2y = 7 है, एंड 3x + 4y = 8 है। तो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन कौन सा है? 7 and 8. -7 7 माइनस and 8. ठीक है, यही कांस्टेंट टर्म होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -7 - 8 = 0। तो इस केस में कांस्टेंट टर्म अभी भी क्या है? 7 और 8, या -7 और 8? -7 - 8। -7 वो तुम्हारे ऊपर है। इसको जब तुम इधर भेज दोगे तो 7 और 8 हो जाएगा। लेकिन हमेशा कांस्टेंट टर्म ऐसे नहीं बताओगे। कांस्टेंट टर्म जो जनरल इक्वेशन था, उसमें C1 C2 देखो, सारा का सारा C1 C2 क्या है? राइट हैंड साइड में है ना। समझ रहा है चीज सब कोई? C1 C2 राइट हैंड साइड में। हमेशा जनरल इक्वेशन से रिलेट करना चाहिए, जनरल फॉर्म से रिलेट करना चाहिए। तो अगर तुमको इक्वेशन ऐसा मिल रहा है, तो आप C1 C2 को इधर भेजोगे और उसके बाद बताओगे कि कांस्टेंट टर्म +7 है या -7 है। ठीक है, क्लियर? तो इस केस में -7 - 8 है, बट इस केस में बताओ कांस्टेंट टर्म क्या हो गया? 0 0 0 है। तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन वही होता है जिसका कांस्टेंट टर्म क्या हो जाए? 0 हो जाए। एक का नहीं, दोनों का होना चाहिए। ठीक है, तो आ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जहां पे नहीं लिख पाओगे तो बोलना, हम रुक जाएंगे। आ सिस्टम ऑफ इक्वेशन whose constant terms are 0, उसको क्या बोलते हैं? होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y = 0, 4x + 7y
इक्वल्स टू 0। इसका कांस्टेंट टर्म क्या हो गया? 0 0 ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसके बारे में एक पॉइंट लिखो, the graph of homogeneous system of equation homogeneous system of equation always pass through origin। हमेशा कहाँ से क्रॉस करेगा? ऑरिजिन से क्रॉस करेगा। जैसे इसी का तुम लोग ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करो। 2x + 3y = 0 एंड 4x + 7y = 0। तो सबसे पहले पहले वाले इक्वेशन के लिए, ठीक है, तो पहले वाले इक्वेशन के लिए जब तुम x का वैल्यू और y का वैल्यू, पहले वाले इक्वेशन इसके लिए x का वैल्यू 0 करेगा तो y भी 0 मिलेगा। यस सर बताओ। अच्छा पहले एक चीज ये बताओ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने कोऑर्डिनेट का जरूरत होगा? 2 दो कोऑर्डिनेट निकालना होता है ना, एक कोऑर्डिनेट से एक स्ट्रेट लाइन थोड़ी बन पाएगा। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट 0,0 मिल गया। अब यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेट निकालो। x का वैल्यू 1 रख लेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, 2 रखेंगे तो भी फ्रैक्शन में आएगा, 3 रख लेते हैं। जब x का वैल्यू 3 रखेंगे तो y क्या मिलेगा? -2। तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? 3, -2। अब इसका करो, इसमें भी देखो, एक बार x को और y को, x को 0 करो तो y भी 0 मिलेगा ना। यस सर यस सर। ठीक है, अब फिर से x का वैल्यू इस इक्वेशन के लिए, अब x का वैल्यू फिर से चेंज करो। यहाँ पे x का वैल्यू क्या ले लें? 2 लेंगे तो भी नहीं, 3, 4, 5, 6 कुछ मिलेगा, इस फ्रैक्शन में ही जाएगा ना। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 8y कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं? 8y कर लेते हैं। तो जब हम x का वैल्यू कितना ले लें? 2 ले लें तो y1 मिलेगा -1। यस सर यस सर। बताओ, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या मिल गया? 0,0 एंड 2, -1। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करो तो फटाफट देखो, ऑरिजिन से जा रहा होगा ये। कहाँ से जाएगा? हमेशा ऑरिजिन से जाता है ये। ठीक है, तो पहले लाइन का क्या कोऑर्डिनेट है? 0,0 एंड 3, -2। क्या है? 0,0 और 3, -2 है। हो जाएगा। यस 3, -2 Yes. कहाँ पे आएगा? 3, -2 तुम्हारा ये पॉइंट होगा और 0,0 ये होगा। इसको मिलाओ, गया कि नहीं ऑरिजिन से? यस सर और दूसरा 0,0 और 2,1 -1 है, तो 2, -1 कहाँ हो जाएगा? 2 यहाँ पे है ना, और -1 ये हो जाएगा। तो इस केस में भी जो स्ट्रेट लाइन आएगा क्या होगा? वो भी ऑरिजिन से क्रॉस हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर Yes. सर ठीक है, तो एक काम करना, हम कभी भी होमोजीनियस इक्वेशन आए ना, ध्यान देना, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन रहे ना तो एक कोऑर्डिनेट और ले लेना। ठीक है, होमोजीनियस के लिए हमेशा 3 कोऑर्डिनेट लेना, याद कर लो इस चीज को। 3 कोऑर्डिनेट मतलब एक तो फिक्स हो गया 0,0, तो 2 एटलीस्ट और निकाल लेना। ठीक है, याद रहेगा ये बात? यस सर Yes. चलो, बाकी के लिए सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट का जरूरी है और सबके लिए 3। अच्छा एक चीज और,
हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाना या ग्राफ बनाना तो उसके ऊपर ऊपर इक्वेशन मेंशन कर देना कि वो स्ट्रेट लाइन किस इक्वेशन का था। तो ये 3, -2 था ना यहाँ पे, तो 3, -2 किस वाले के लिए था जी? पहले वाले के लिए था। तो उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो इक्वेशन कंपलसरी होता है लिखना, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने कौन से इक्वेशन का बनाया और नहीं बनाया। ठीक है, समझ में आया ये चीज? हमेशा इक्वेशन Yes, के sir. ऊपर, हमेशा स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो इक्वेशन मेंशन कर देना, ठीक है। और एक एंड पॉइंट डाल देना, जो भी नाम डाल सकते, इसको ए बी कर दिया, या ए बी के जगह एक लाइन L1 बना देना और दूसरे को L2 लिख देना, लेकिन इक्वेशन जरूर से लिखना, ठीक है। चीजें क्लियर हुई यहाँ तक? Yes, sir. चलो, किसी को डाउट अभी तक? पूछो। नहीं है ना? No. तो सम स्पेशल ग्राफ के बारे में बात करते हैं, जो हम 9th में भी पढ़ाए थे, फिर से अभी डिस्कस कर लेते हैं। हम आज इसलिए ग्राफ का सारा डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि हम ग्राफ वाले दिन उस टाइम पे एटलीस्ट ये सब याद रहे, इसलिए हम सारा कुछ आज पढ़ा दे रहे ग्राफ का। ग्राफ आने में अभी 2-3 दिन लगेगा, तो ये सब ध्यान में रखना अपने। वहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, तुमको बताना होगा कि कैसा ग्राफ बनेगा इसका। तो जैसे 9th में आई थिंक ये सब बताए थे ना कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन रहता है, वाई एक्सिस के जो पैरेलल लाइन रहता है, उसका इक्वेशन क्या होता है? बोलो। Yes, sir. नहीं याद हो? कोई बात नहीं, याद नहीं है तो डरो मत, बस हाँ ना बोल दो, तुमको भी तसल्ली होगा। बताया था ना लीनियर इक्वेशन में ही। Yes. चलो, याद है सबको या कितने को याद है? रेज हैंड कर दो बस। Yeah. एक को याद है, और किसी को नहीं? चलो कोई बात नहीं, आज के बाद मत भूलना, क्योंकि ये आगे अभी से लेकर के आगे हमेशा इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। देखो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, या पहले एक्स एक्सिस कर लो। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन रहेगा, एक्स एक्सिस के जो पैरेलल रहेगा, उसका क्या इक्वेशन होगा बताओ? Is equal to क्या इक्वल टू ए? X is equal to नहीं, वाई इक्वल टू ए होता है। नोट करो इसको सब्जी। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो वाई इक्वल टू ए। ए क्या होता है हम बता देंगे, ए के बारे में बता देंगे, ठीक है, जैसे समझो। चलो फिर से समझो इस चीज को, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल होना है, इसके पैरेलल एक्स एक्सिस के। ये चलो लाइन हम ड्रॉ कर दिए किसके, ये हो गया एक्स एक्सिस के पैरेलल में, ठीक है। लेट से ये पॉइंट, ये हो गया 1, ये 2, ये 1 2 3, 1 -1 -2 -3। हम कुछ कोऑर्डिनेट लिख रहे, कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, तुमको बताना है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। चलो, ए का कोऑर्डिनेट इतना तो बता दो। 1, पॉइंट 1,2. 1, 2। बी का कोऑर्डिनेट 2, 2,2. एंड सी का कोऑर्डिनेट 3,2. 3, 2। इधर से डी का -1, -1, -1, 2। ई का -2, ठीक है, एंड एफ का -3, -3. 2। कोऑर्डिनेट बता देता है ना जिसे कोई, ये तो बचपन से सीखते आए हो, यहाँ मत फंस जाना कि कोऑर्डिनेट क्या होगा नहीं पता सर।
ठीक है। Yes, sir. चलो, तो अब बताओ, इसमें से देखो, जितने भी y है, इस लाइन पे देखो, जितने भी y कोऑर्डिनेट है वो क्या वेरी कर रहा है या सेम है? Same. Same. सेम है। तो इसलिए इस लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा? y इक्वल्स टू कितना? 2. 2। तो यहाँ पे a क्या होता है? a पॉइंट वो Coordinates a of क्या y. होता है? तो वो कांस्टेंट टर्म होता है जो y एक्सिस को जिस पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे। जैसे ये जो लाइन था, ये जो स्ट्रेट लाइन था, ये y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया? 2 पे इंटरसेक्ट किया। Yes, sir. तो y एक्सिस को 2 पे इंटरसेक्ट किया है, तो 2 पे इंटरसेक्ट किया मतलब ये इक्वेशन का लाइन क्या हो गया? सॉरी, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया? y इक्वल्स टू 2 हो गया। पता चलेगा या दिक्कत है अभी? बताओ। बोलो, कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इस पे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x axis and intersect y axis at 10। मतलब y एक्सिस को पॉइंट 10 पे इंटरसेक्ट किया, तो क्या हो जाएगा इस इक्वेशन, इस लाइन का Y is इक्वेशन? equal to 10. Y equals to 10. y इक्वल्स टू 10। कहीं डाउट किसी को? बताओ। Yes, sir. No, sir. ठीक है। तो अगर तुमसे कोई बोलेगा कि जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका कुछ पॉइंट बताओ, तो पहला पॉइंट क्या बोलोगे? इसका y कोऑर्डिनेट क्या रहता है? हमेशा Constant. कांस्टेंट रहता है। एंड दूसरा, ये y एक्सिस को कोई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। y एक्सिस के अलावा कहीं भी इंटरसेक्ट करेगा ये क्या? No, sir. ठीक है, बताओ। चलो आगे देखें, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes. तो ये था एक्स एक्सिस के, तो अब y एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू a। Sir. ठीक है। तो अब इसके बारे में हम उतना डिटेल्स में नहीं बताएंगे। y एक्सिस के जो पैरेलल हो जाएगा उसका x इक्वल्स टू a हो जाएगा। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू उसके y Y एक्सिस, axis. तो y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका इक्वेशन x Equal इक्वल्स to. टू a। और x इक्वल्स टू a होगा ही। जैसे चलो इसी ग्राफ में बता देते हैं फिर से। अब इसको थोड़ा सा इधर आगे बढ़ा दे रहे हैं, इसको एक आगे बढ़ा दे। अब जैसे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हम एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल कर दिए। ठीक है। तो देखो, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट ले लेते हैं हम -5। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5, 2। बताओ। Yes, sir. इस पॉइंट का -5, 1। 5. वैसे ही इधर नीचे ये पॉइंट का -5, -1। और उसके नीचे -5, -2। तो जो लाइन एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है कि नहीं है? Yes, बताओ। sir. ठीक है। तो अच्छा चलो इसका बताओ क्या हो जाएगा इक्वेशन? x इक्वल्स टू -5.
-5 पल्ले पड़ रहा है या बाउंस मार रहा है, सही सही बताना। बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर आ रहा है सर। आ रहा है सर। कहीं भी डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू a। और इसके फीचर्स क्या क्या होंगे, तो ये क्या करेगा, इसका कौन सा कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा, तो x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एंड ये किसको इंटरसेक्ट करेगा, तो ये x एक्सिस को ही इंटरसेक्ट करेगा। कोई समस्या किसी को? सर चलो ठीक है फिर, तो ये सारा पॉइंट लिख लो और ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि तुमको आएगा एग्जाम में ग्राफ ड्रॉ करो y इक्वल्स टू 7 का। तो अब इसके लिए तुम ये टेबल बनाने वाला काम मत करना कि यहाँ x ले लिया, y ले लिया, बोलेगा यहाँ x है नहीं, x है लेकिन वहां पे क्या है, 0 का इंटू x लिखा हुआ है। समझ रहा है ना? बोलो। तो अब उस केस में सीधा क्या करना है, ऐसा ड्रॉ करना, ये करना, y इक्वल्स टू 7 है यानी x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, 7 पे इंटरसेक्ट करेगा, ये ड्रॉ हो जाएगा। तो डायरेक्टली लाइन बनाने आना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। किसी को डाउट ग्राफ में? No. चलो, तो इतना ध्यान में रखना। उसी तरीके से इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 10, तो हो जाएगा x इक्वल टू 10 हो जाएगा। कोई दुविधा, कोई संकट तो पूछो अभी तक। तो एक एक करके सारा पॉइंट फिर से देख लो, क्योंकि यही तुम्हारा थियरी था। हम धीरे धीरे स्लाइड करेंगे, एक एक बार बस रफली देखते चलो और बताते चलो किस पॉइंट पे फिर से डिस्कस करना है, क्योंकि अब जो भी होना है अब सिर्फ क्वेश्चन आंसर चलेगा। तो एक एक करके सारा पॉइंट देखते चलेगा। वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और कांस्टेंट टर्म हमेशा कैसे डिसाइड होता है, तो कांस्टेंट टर्म कैसे डिसाइड करेंगे, तो हमेशा उसको हम RHS बोल देते हैं वहां पे ना, LHS में शिफ्ट कर, हमेशा किधर शिफ्ट करके, LHS में शिफ्ट करके बताना होता है। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट याद रखना, ये कभी कभी जरूरत पड़ेगा, तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। जैसे दे देगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन और नीचे 4 ऑप्शन देगा। पहला दे देगा कि A1 नॉट इक्वल टू 0, तो A1 नॉट इक्वल टू 0 होता है ये, या ऐसे लिख देगा A1 A2 नॉट इक्वल टू 0। दूसरा B1 B2 इज नॉट इक्वल टू 0, एंड तीसरा ये लिख देगा, और चौथा लिख देगा ऑल ऑफ दिस। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस पे चला जाएगा। ठीक है, A1 A2, सॉरी यहाँ पे A1 B1 लिख दिए हम, x एंड y नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, A1 A2 तो 0 हो सकता है ना, समझ रहे हो ना बात, A1 A2 तो 0 हो ही सकता है कभी ना कभी। x और y कभी भी क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? यस। चलो, ये यहाँ पे गलती है, बट एक चीज ये याद रखना, ये सारा का सारा किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। इमेजिनरी नंबर यहाँ पे नहीं आता है, A और B की जगह पे x नॉट इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0 होना था यहाँ पे, हम A1 A2 लिख दिए थे और B1 B2। कुछ देखते चलो आगे, फिर सॉल्यूशन क्या होता है, तो LHS RHS जब वेरीफाई हो जाए उसको क्या बोल देते हैं हम, सॉल्यूशन। ग्राफ ऑफ लीनियर तो एक स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो 2 स्ट्रेट लाइन। और ये तीनों कंडीशन याद कर लो, यूनिक का, मेनी का और नो सॉल्यूशन का। किसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, किसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, सब देख लो।
consistent system of equation which have at least one solution, inconsistent which have no solution. ग्राफ फिर से ये डिस्कस होगा बट याद कर लो, इंटरसेक्ट, यूनिक, पैरेलल, नो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट, मेनी सॉल्यूशन। होमोजेनियस क्या होता है जिसका कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाए। और इसके ग्राफ में ये पॉइंट याद रखना, हमेशा एक तीसरा कोऑर्डिनेट जरूर से लेकर के आना, ठीक है। और इसका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से क्रॉस करता है और सम स्पेशल ग्राफ। अच्छा, एक और ग्राफ रह गया था, जैसे ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है ना, तो यहीं पे जान लो, जो ग्राफ ओरिजिन से क्रॉस करता है, जो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से क्रॉस करता है ना, जैसे ये है, तो उसका इक्वेशन एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, वाई होता है। तो अब जैसे ये हो जाएगा कि नहीं, देखो तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू -3y हो जाएगा। इसको लिख सकते हो ना ऐसा, Yes, sir. बताओ। और इसको ऐसा लिख सकते हो ना, 4x इक्वल टू -7y। बोलो, ठीक है। चलो ये सब याद रखना थोड़ा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये डाउट नहीं ना? कुछ कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन पे क्वेश्चन करा देते हैं, उसको कर लो। बुकलेट से कुछ करा दे रहे हैं, फिर कुछ कुछ होमवर्क दे देंगे, बना लेना। आई थिंक इक्वेशन देख करके बता दोगे ना कि कितना सॉल्यूशन होगा, उसमें कोई लफड़ा तो नहीं किसी को? No, sir. ठीक है, तो एक दो देख लेते हैं और उस पे अच्छे बेस्ट कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो तुम आराम से कर लोगे। अरे, एक मिनट रुको। इस चैप्टर तक का तो बुकलेट है ना सबके पास? Yes, sir. Yes, sir. आई थिंक पहला ही बुकलेट में ये चैप्टर है ना? Yes, sir. ठीक है, बड़ा स्लो है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज थ्योरी खत्म हो गया इस चैप्टर पे, जितना थियोरी था। अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन चलेगा। ठीक है, इसका डाउनलोड कर लेंगे। इसमें बट प्रॉब्लम भी है ना? चलो कोई नहीं। दिख रहा है अच्छे से, छोटा Yes, छोटा sir. दिख रहा है? ठीक है, तो इसमें क्या
पहला क्वेश्चन दिख रहा है, बताना है कि इसमें कौन सा कंसिस्टेंट होगा, कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा। कर लोगे इसको? Yes. Yes, sir. Correct. ठीक है, कुछ क्वेश्चन बना लो क्वेश्चन, ताकि दिक्कत ना हो गई आगे। रुको एक मिनट, इसको पूरा बंद करने में, ऐसे ही होते रहेगा। हाँ देखो, तो क्वेश्चन है उसको बना लेना फटाफट, इसको घर पे ही बना लोगे तो अच्छा रहेगा, या अभी डिस्कस कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें देखो, अब बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट होगा और कौन सा इनकंसिस्टेंट। तो इसका क्या कंडीशन आ रहा है देखो तो जरा, A1/A2 नॉट इक्वल हो रहा है ना B1/B2 के, Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। Consistent. उसी तरीके से दूसरा का बताओ, A1/A2 यानी 4/3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2/3, 2/3. एंड B1/B2 भी 2/3 है। तो यहाँ से तो एक मिल गया कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, तो हमको चेक करना पड़ेगा C1/C2 को भी। तो तो C1/C2 क्या हो गया, 4/3 हो गया। तो ये नॉट इक्वल हो गया C1/C2 के। और ये किसका होता था ये कंडीशन, Inconsistent. इनकंसिस्टेंट ये होता था नो सॉल्यूशन का, आई थिंक, Yes, sir. है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 होगा. My 8/12 है ना जी। अच्छा हाँ, 2/3 हो जाएगा। तो इस केस में ये भी इक्वल हो गया, तो ये मेनी सॉल्यूशन दे देगा, yes, sir. और मेनी सॉल्यूशन हो गया तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ Consistent. इक्वेशन हो जाएगा। तो ये सब रफली अपने बुकलेट पे ही बना लेना, ये सब क्वेश्चन ज्यादा कॉपी वॉपी पे बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेना एक बार, जो जो बन सकता है उसको बना लेना। उसी तरीके से दूसरा देखो, इस कंडीशन पे ऐसे 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक तो बोलेगा प्रूफ करो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, दूसरा बोलेगा कि इसका ग्राफ बताओ कि इंटरसेक्ट का पॉइंट करेगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो चेक कर लोगे, इंटरसेक्ट Yes, एट अ sir. पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट मतलब Unique solution. इंटरसेक्टिंग वाला यूनिक सॉल्यूशन। तो सेकंड भी बन जाएगा ना, देखो जरा, इसमें बताना है yes, इक्वेशन देख करके कि किसका इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट पे, या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो इक्वेशन देख के बता लोगे, Yes, बोलो। sir. Yes, sir. ठीक है, तो एक दो अभी बता दो फटाफट, इसका बताओ क्या होगा, एंड इसका बताओ क्या होगा। Coincident होगा तीसरा. तीसरा कॉन्सिडेंट होगा 1/4, A1/A2 भी 1/4, B1/B2 भी 1/4, एंड C1/C2 भी 1/4। तो ये किसका हो गया, कौन से ग्राफ का, and Infinite solution. इनफाइनाइट। इसके अकॉर्डिंगली बताओ, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट किसका हो जाएगा, Coincident. कोइंसिडेंट का हो जाएगा। ये याद हो जाएगा, अभी नहीं याद हुआ होगा इसलिए दिक्कत हो रहा है, इसको खोल के रखो अपने सामने। कोइंसिडेंट का क्या होता था, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। इसका क्या आएगा, Intersecting. A1/B2 1/3, B1/B2 1/3, B1/B2 भी तो 1/3 है,
एंड C1/C2 3/2 होगा। पैरेलल होगा। yes parallel, sir fine. ये नो सॉल्यूशन का है यानी, और ये क्या किस चीज का हो जाएगा, पैरेलल का हो जाएगा। Fine. ठीक है, तो सेकेंड नंबर भी बना लेना अपना। ठीक है, सब एक एक नंबर के क्वेश्चन में आते रहता है। चलो तीसरा अभी बनाओ। तीसरा में तुमको एक इक्वेशन दे रखा है, इसका दूसरा इक्वेशन खुद से लिखना है, जो कि इंटरसेक्टिंग के लिए हो, पैरेलल के लिए और कोइंसिडेंट के लिए हो। कुछ भी इक्वेशन खुद से लिख के दिखाओ तो। जैसे एक इक्वेशन है 2x - 3y = 6, तो तुमको इसका दूसरा इक्वेशन लिखना है, किसके लिए, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, पैरेलल लाइन के लिए, कोइंसिडेंट लाइन के लिए। सोच समझ के बताओ। इंटरसेक्टिंग के लिए तो कुछ भी नहीं। इंटरसेक्टिंग के लिए कुछ भी, हाँ, या 5x लिख लो प्लस 7y ले लो, हाँ 1 ले लो, हो जाएगा ना इंटरसेक्टिंग। अच्छा ठीक है, आगे का बताओ कोई। बताओ जी अर्पित, पैरेलल लाइन के लिए दूसरा इक्वेशन बताओ। पहले देख लो पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या था, और इससे मिला जुला के इसका दूसरा इक्वेशन बताओ क्या ले सकते हो। अर्पित यस सर। बताइए दूसरा इक्वेशन पैरेलल के लिए। पैरेलल का कंडीशन A1 by 4x No minus solution. 3y 4x minus 6y is equal to 13. यही होता है ना अर्पित। यस सर। A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2। तो यस सर। यहाँ पे 4 ले लेते हैं और यहाँ पे 6 ले लेते हैं, यहाँ पे 13 ले लेते हैं। तो देखो तो A1 2 A2 4 B1 - 3 B2 - 6, तो मिला 1/2 1/2। यस सर, अब हो जाएगा। और C1 by C2 तो 6/13, तो हो गया। कुछ भी ले सकता है, कोई भी ग्राफ ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और कोइंसिडेंट में इसको 12 कर दो बस, तो 6/12 यानी 1/2 हो जाएगा। आ रहा है सबको समझ में, क्या दिक्कत है यस इस सर। क्वेश्चन यस में? सर। ठीक है, तो तीसरा का दूसरा बना लेना। ये सब क्वेश्चन खुद से करना, इस पे अभी समय खराब करने से अच्छा खुद से बना के आना। ठीक है, तो तीसरा कर लेना। चलो, तो पहला दूसरा तीसरा बहुत ही आसान है। और एक चीज तुम लोग समझ गया होगा कि 3 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। आइदर बोलेगा बताओ कौन सा कंसिस्टेंट सिस्टम है या इनकंसिस्टेंट, फिर से वही काम। फिर बोलेगा बताओ किसका यूनिक सॉल्यूशन है, या इसका मेनी सॉल्यूशन है, या किसका नो सॉल्यूशन है। और तीसरा इस ग्राफ के टर्म में पूछ देगा। ठीक है ना, तो ये सारा क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। तो ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों को कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम कंसिस्टेंसी पे और भी क्वेश्चन कराएंगे। ये सब क्वेश्चन के का वैल्यू निकालना है, इन तरीके क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके लिए तुमको आज जितना भी हम कंडीशन लिखाए थे, सारा कुछ थियरी वगैरह वो एक बार पढ़ के आना। ठीक है, समझे सर सब लोग? एक बार पढ़ के आना, यस ताकि सर। yes, नेक्स्ट क्लास में फटाफट जवाब दो, हमको उस दिन बोलना ना पड़े कि इसका A1 by A2 होता था, इसका ये होता था, उसका वो। तो याद कर लेना सब कुछ। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर चलेगा। जो भी थियरी होना था आज समाप्त हो गया है। चलो फिर ठीक है, जाओ मजे करो और देख लेना, कहीं डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। चलो ठीक है।